जो बताई हैं वो बड़ी जरूरी हैं कि एक तो उन्होंने कहा है कि जी वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं दोनों तरफ उनकी इस्टेब्लिशमेंट में, इनके हमारे यहाँ किसी और का नाम ले लीजिए जो कि इनके रास्ते में आएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जी सेंट्रलिटी ना कश्मीर की होनी चाहिए ना दहशतगर्दी की होनी चाहिए। ये दोनों बात बहुत ज़रूरी थी और हमारे जो शमशाद साहब वहाँ बैठे हुए हैं लाहौर में, इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने को ऑथर किया था एक फ्रेमवर्क, कंपोजिट डायलॉग उसको कहते हैं हम, एक फ्रेमवर्क जो को ऑथर इन्होंने किया और बनाया, उसमें ये सारी चीज़ों का मेरे हिसाब से इलाज मौजूद है। और उसमें यही है कि जो आपने पहले तो फिजा इंप्रूव करें, चाहे आप रिजल्ट ना भी निकला और डायलॉग से थोड़ी सी इंप्रूव हुई, छोटे मसाइल आपने हल किए, उससे कुछ और हुई, लोगों में हौसला आना शुरू हो गया कि हम मुख्तलिफ जो मुश्किल जो है मसले वो भी हल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता, क्या पता है कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी चीज़ पर आपकी एक पोजीशन फाइनल हो, कश्मीर हो या दहशतगर्दी हो, कहीं ना कहीं आप किसी वक्त आप तैयार हो जाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अभी जहां पर हम फंसे हुए हैं, और ये यहाँ पर अभी अगर हमने बात करनी है ज़रूर कि जी बहुत मुश्किल है, बहुत उधर है, और यहाँ पर मुख्तलिफ वजहों से हमारा मूड नहीं चेंज होता, या हिंदुस्तान की कोई सियासी मजबूरी है कि उन्हें कंपोजिट डायलॉग के नाम पर जैसे कोई एलर्जी हो गई, तो कोई बात नहीं, वही काम हम कर सकते हैं। आई थिंक फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी हमारे यही कह रहे थे कि किसी और नाम से अभी इस मौके के ऊपर जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप एक तो जो पानी का मसला है इसके ऊपर शुरू कर दें। आप बात जॉइंट हाइड्रो प्रोजेक्ट के मतलब अगर कोई बात करनी है, मैंने सुना वहाँ पर उनके गवर्नर हैं कश्मीर में, वो भी इसके मतलब बड़ा साहब भी कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास भी कोई आइडियाज़ हैं। दूसरा, अगर अफगानिस्तान की वजह से इन्होंने अभी कहा कि जी हमने फौरन इस अफगानिस्तान की बैंड वैगन में पीछे ना रह जाए, तो ये दोनों मिलकर मुल्क बात कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में कोऑपरेशन की क्या हद है। धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, इन एसेंस मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज पे इस बात को मैं मानता हूँ कि अगर कोई सियासी मजबूरी है कि ये लफ्ज कंपोजिट डायलॉग जो है इनवोक सम काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है ना रखें, लेकिन 2-3 सेंट्रल इशू हैं। टेररिज्म कहाँ से क्रिटिसिज्म होगा? कृष्णन साहब कह रहे हैं कि पब्लिक तो चाहती है कि डायलॉग हो, तो फिर कौन उनके ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि नहीं? क्योंकि इंडिया का सांसा पब्लिक में गुस्सा है, पब्लिक नाराज। देखें, पब्लिक तो दोनों तरफ मतलब चाहती है, बहुत से लोग यहाँ भी मिल जाएंगे वो जो चाहते हैं कि जितनी जल्दी अमन हो बेहतर है उनके लिए, लेकिन फैसले तो करते हैं गवर्नमेंट्स, फैसले तो उन्होंने करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सेंट्रल इश्यूज हैं, जनरल साहब ने वाटर डिस्प्यूट की बात की कि उसके भी बात हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है वो कश्मीर है, वाटर उसके साथ लिंक्ड है, वाटर सारा जब उसी के साथ लिंक्ड है। तो अगर आप ये वाटर डिस्प्यूट, कश्मीर और टेररिज्म, क्योंकि वो उनकी भी मजबूरी है और हम भी विक्टिम है टेररिज्म के, हम भी समझते हैं तो बहुत है, ये तीनों सब्जेक्ट लेके आप शुरू करें, बट दैट डजंट मीन कि आप बाकी चीजें छोड़ दें। ठीक है, हम शमशाद साहब के पास भी चलेंगे, क्योंकि शमशाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कंपोजिट डायलॉग का नहीं कहा जाए तो फिर बात ही ना करें। आप क्या कहते हैं, किस तरीके से बातचीत शुरू हो सकती है? मुझसे बात कर रहे हैं आप? शमशाद साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ लाहौर में। अच्छा जी, देखिए, मैंने ये कहा था कि मेरे लिए नाम कंपोजिट डायलॉग जरूरी नहीं, लेकिन वो फ्रेमवर्क जो उस डायलॉग के तहत दोनों मुल्कों ने बड़ी तवील गुफ्तगू के बाद, बातचीत के बाद तय किया था, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे पूरे जो दोनों मुल्कों के मसाइल हैं उनका मुकम्मल अहाता किया गया था, और बाकायदा कुछ उसूल सामने रखे गए थे और एक मैकेनिज्म बनाया गया था स्ट्रक्चर्ड डायलॉग के तौर पर, प्रोसेस के तौर पर चलाने के लिए। बाकी रहा ये बात कि अब किस तरह आगे चलेगा, मैं जनरल दुरानी से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर खुलूस नीयत है तो ज़रूरी नहीं कि कश्मीर को हम फौरी तौर पर एड्रेस करना चाहें। देखिए, अगर मैं को फैसला करने की पोजीशन में हूँ तो मैं अभी फ़िलहाल कश्मीर को टच भी नहीं करूँगा, क्योंकि जिस वक्त हमारे अपने मसाइल इतने गहरे हैं, हम अंदर से टूट फूट गए हुए हैं, तो आज हम कॉन्फ्रेंस पर नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठकर कोई भी पायदार और मुनसिफाना हल नहीं हासिल कर सकते। तो इस वजह से मैं उस जल्दी में नहीं हूँगा। धीरे धीरे ही
गुफ्तगू शुरू कर दें जैसे उन्होंने कहा था, बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज देखें फरिया, सिर्फ मुख्तसर तौर पर जो कृष्णन साहब ने बात की थी, दरअसल इन्होंने एक कुछ इंडिविजुअल्स के साथ अमन के प्रोसेस को लिंक कर दिया था। देखिए, इंडिया ने पहले गलती की, मुशर्रफ के साथ उन्होंने सारी अमन की आशाएं मुशर्रफ के साथ मुंसलिक कर दी। अब वो अगर मौजूदा सदर के साथ कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्सनैलिटीज की बेसिस पर कभी अमन कायम नहीं होता। अमन के कुछ बुनियादी उसूल होते हैं, उसूलों पर होता है। चाइना अगर अपने अच्छे ताल्लुकात किसी मुल्क के साथ करता है, वो हमेशा इंडिविजुअल्स और पर्सनैलिटी से ऊपर उठकर करते हैं। तो रियासती सतह पर जो अमन होगा वो पायदार होगा और वो मुनसिफाना हल होगा। कृष्णन साहब के पास एक दफा फिर चलूंगी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कृष्णन साहब, आपने मेरे मेहमानों की बात भी सुन ली, आप इस बात से एग्री करेंगे कि पीस अगर हमने दायमी लाना है तो उसके लिए जरूरी है कि स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात कायम हो? नहीं, बिल्कुल, I entirely agree with you. I mean, it is a truism to state that unless there is political will on across the border, we cannot expect much progress. But I must also warn that if this the old stereotypes are I'm sorry, I have to beg your leave from India. Thank you very much for joining us from there. आप लोगों का भी बहुत बहुत शुभ मेहमान इस कदर हाई कैलिबर थे कि मुझे लग रहा है कि हमें एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा to find out more solutions, to find out more about this problem. पाकिस्तान और इंडिया कि मुसलसल ताल्लुकात ऐसे ही रहे। कभी हम लोगों ने बात की, कभी हमने लड़ाई की, कभी हमने कहा कि बातचीत ही नहीं करेंगे। जाहिर है जब साथ साथ रहते हैं तो लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, मगर रहना साथ साथ ही है। अल्लाह करे पाकिस्तान को अल्लाह कायम दायम रखे, अल्लाह हिंदुस्तान को कायम दायम रखे। दोनों मुल्कों के अमन में ही आशा है, जैसा कि हमने सुना कृष्णन साहब ने भी यही कहा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। फरिया इदरीस को मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।